स्पेक्ट्रम एक बहुत मोटी किताब है और एग्ज़ाम टाइम में इसको बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी वीडियोस वगैरह देखने के बाद मुझे ये पता चला कि स्पेक्ट्रम के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो भी पढ़ते हैं वही इम्पोर्टेंट लगता है, तो नोट्स बनाए कैसे। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम साथ में मिलकर यूपीपीसीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने जो इसका इंडेक्स है इसमें 10 मतलब टोटल जो यूनिट्स हैं वो 10 दी हुई हैं। मैंने इन यूनिट्स को डिवाइड किया और अभी तक मेरी 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 यूनिट मेरी अभी चल रही है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए हैं स्पेक्ट्रम के, जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये मेरी यूनिट जो 303 पेज नंबर, अभी मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ, 303 पेज नंबर तक है। ये जो इतने पेज हैं इनको मैंने कवर किया है केवल 20 पेज में। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर डाले हुए हैं, नंबरिंग की हुई है ऐसे 1 2 3 4 करके, और ये मेरे यहाँ पे 20 पेज नंबर तक, यहाँ तक मेरे 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं केवल 20 पेज में। और तो मैंने जो नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं वो यूनिट सेकंड से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट है इसमें केवल एक इंट्रो वगैरह दिया हुआ है, जिसको मतलब ये मैंने बस एक रीड कर लिया था। और मैंने सेकंड यूनिट से, यानी कि जहाँ पे यूरोपियों का आगमन होता है और ब्रिटिश वगैरह के बारे में सारा इसमें दिया हुआ है, वो मैंने सबसे पहले नोट बनाए हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है भारत में यूरोपियों का आगमन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ, क्योंकि सारे नोट्स मैंने फिर वैसे ही बनाए हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए पहले तो आपको इसको रीड करना है, अंडरलाइन करना है। पहले मैंने इसकी एक रफ रीडिंग की, रफ रीडिंग के बाद मैं चैप्टर वाइज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी बुक रीडिंग की है उसके बाद मैंने सेकंड रीडिंग किया, नहीं, मैंने पहले पूरा चैप्टर रीडिंग किया, उसके बाद मैंने अंडरलाइन की जो भी मुझे इम्पोर्टेंट इसमें लगा, उसके बाद मैंने उस टॉपिक को क्लियर किया। जैसे पहले इसमें पुर्तगाली का टॉपिक दिया हुआ है, तो मैंने पहले पुर्तगाली को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद इसको मैंने जो भी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको मैंने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से और कुछ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने घटना चक्र में देखा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से फिर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो ये जो मेरा नोट है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट यूनिट का है। और ये देखिए आप 1 2 और 3, ये केवल 3 पेज में मेरा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट यूनिट, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके बारे में है, पूंजीवाद, सामंतवाद, ये सब कैसे हुआ, और इटली का पहले एकाधिकार था भारत पे, फिर पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फिर थोड़ा सा इसमें मैं आपको थोड़ा रीड करके बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले इटली का एकाधिकार था भारत पर, ठीक है। जो अरब व्यापारी थे वो ही भारत चीन से सामान लेकर यूरोप जाते थे। मार्को पोलो ने चीन एशिया की यात्रा की, फिर तुर्की ने यूरोप और एशिया के जो स्थल मार्ग थे उन पर नियंत्रण कर लिया। तब समुद्री मार्ग खोजना शुरू किया और कोलंबस भी निकले थे पहले भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंचे अमेरिका, तो उन्होंने अमेरिका की खोज की। फिर वास्को डी गामा निकले तो वो भारत पहुंच गए, कालीकट, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। इसको हमें लिंक करना होगा, मतलब हमें अपनी जो हमारी हर लाइन होगी उस लाइन को अपनी अगली लाइन से लिंक करके पढ़ना है, ताकि एक स्टोरी वे बनी रहे, ठीक है। फिर पुर्तगाली आते हैं। भारत आने वाला जो पहला यूरोपी था वो वास्को डी गामा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब आए तो उनका स्वागत जमोरियन ने किया कालीकट पर, और जो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर थे। फिर जब पुर्तगाली था वास्को डी गामा के आने के बाद पुर्तगाली भी आए, तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था, और जिसने ब्लू वाटर की नीति अपनाई थी, ठीक है ना, समुद्री शक्ति मजबूत की थी। उसके बाद अल्बुकर्क आए, ठीक है। फिर ये थोड़ा शासन चलता रहा, इसमें थोड़ा फिर मिडीवल आ जाता है, मुगलों का काल आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अकबर वगैरह थे उस टाइम पे, उनकी जो है
सहमति से ही ये व्यापार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर डच आते हैं। डचों का थोड़ा इसमें मतलब वो कैसे आए भारत में, कौन सी शताब्दी में आए, को मतलब किस उन्होंने जहाज़ वगैरह का भी निर्माण किया था, ठीक है। इससे रिलेटेड बस कुछ फैक्ट लिखे हैं। और फिर अंग्रेज आते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और डचों को, पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला। इस तरह से मैंने वन लाइनर में इसमें लिखा हुआ है, सुना है, पढ़ा है। तो हम इसके काफ़ी करीब होते हैं एशियंट और मिडिवल से। ज़्यादा मुझे लगता है हम मॉडर्न हिस्ट्री को जानते हैं, तो इसको थोड़ा लिंक करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स को ना बिल्कुल जो आपको पता है उसको मत लिखिए, जो आपके लिए नया है उसको लिख सकते हैं। जैसे ये संधियाँ हुई थी, उनकी जो सन है, ईस्वी है, वो लिखें क्योंकि वो पूछी जाती हैं अक्सर। और यहाँ पे फिर फ्रांसीसी आ जाते हैं। फिर फ्रांसीसियों के जो कर्नाटक युद्ध होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक युद्ध में देखो बस मैंने लिखा हुआ है ये कब से कब तक हुए और किसके बीच में हुए, बस द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ और किसके बीच में हुआ, कैसी परिस्थिति थी और जो संधि हुई वो कैसी हुई, ठीक है। पांडिचेरी संधि हुई थी इसमें। और तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसमें भी बस जो फैक्ट्स हैं सिर्फ आपको वही लिखने हैं। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं स्पेक्ट्रम के। बस याद रखना है कि एक स्टोरी वे बनी रहे। ये मेरे यहाँ से सेकंड यूनिट, ये मेरे सेकंड यूनिट के नोट्स हैं, ये थर्ड यूनिट के नोट्स हैं और फोर्थ यूनिट भी इसी में है। ये 1857 का आ जाता है। फिर मतलब मैंने नीचे जगह भी छोड़ी हुई है ताकि मुझे कोई और फैक्ट मिले तो मैं इसमें उसको इंक्लूड कर लूँ। ये सुधार आंदोलन का है। ये कीवर्ड्स हैं जो हिस्ट्री में हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें मेंस राइटिंग में बेनिफिट दें, वो मैं साथ के साथ लिखती चलती हूँ। और ये यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना है, ब्रह्मा समाज के योगदान हैं और प्रार्थना समाज है और यंग बंगाल आंदोलन है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में है। ये जो मंडलियाँ हैं केवल मैंने उनकी स्थापना और किसने स्थापना की केवल वो लिखा हुआ है। और ये कुछ व्यक्तित्व हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, जन्म कहाँ हुआ, क्या इन्होंने किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन है। ये कुछ मतलब इस तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वो लिखे हुए हैं। और ये यूनिट 6 है, ये मेरी अभी कंप्लीट हुई है। और इसमें देखिए बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, मतलब अलग ही पोर्शन बनाया है ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक स्टोरी होती है ना कि मतलब जहाँ पे आपने अपना पॉइंट ख़त्म किया, आपका नेक्स्ट पॉइंट ऐसे स्टार्ट होना चाहिए कि जैसे इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी मतलब जो भी चैप्टर में आया बस उसी को रटते जा रहे हो, क्योंकि फिर रिवीजन करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप सबका मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह नोट्स बनाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ना एग्ज़ाम टाइम में पूरी बुक को पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आप ये अपने नोट्स रिवीजन करेंगे, और इनको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं केवल, और ओनली 20 पेज हैं, तो मुश्किल से आधा घंटा भी इनको रिवीजन करने में नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ आप बुक को देखते हैं तो पहले सोचना पड़ता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई पैराग्राफ है हमने पढ़ा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें किसी की हेल्प चाहिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप YouTube पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरी स्पेक्ट्रम बुक की प्लेलिस्ट है। पहले अपनी बुक को रीडिंग कीजिए, अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए और फिर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऐसे होते हैं जो हमें बुक से समझ में नहीं आते, वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं प्लेलिस्ट में। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। प्लस PYQ आप करते रहिए। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ ओनली ऑन संडे आती हैं। तो थैंक यू so much for watching and see you in the next video.